अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह बखैर, जुम्मा मुबारक मेरी तरफ से। और मुझे कहते हैं सुहा अफसर, इन्हें कहते हैं रिस्पेक्टेड अब्दुल रऊफ साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। हरमीत की तरफ हम जाते हैं, लेकिन देर थोड़ी सी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। अभी थोड़ी देर में हम चले जाएंगे हरमीत की तरफ भी। और मैं तो हमेशा जो है ना इंतजार में होता हूँ हरमीत की दस्तार देखें आज किस रंग की है। कलरफुल, मुझे लगता है हर एक कलर की दस्तार होगी उनके पास। हाँ, और वो बड़ी मेहनत से मंगवाता है, इंपोर्ट करता है, फिर उनको रखता है। एक बार आया था लाहौर में, तो मैंने देखा तो मतलब हरमीत जिस तरीके से बड़ी हिफाजत के साथ उनको संभाल के रखता है ना, वो भी देखने वाला है। मतलब तरीका कमाल है। ज्वेलरी को, कपड़ों को प्यार से रखते हैं। हाँ। हरमीत सिंह जो है वो अपनी दस्तार को प्यार से रखते हैं। खैर, फ्राइडे है, आप सबको हमारी पूरी टीम की तरफ से जुम्मा बहुत मुबारक हो। लास्ट वर्किंग डे ऑफ द वीक कह सकते हैं। वीकेंड उसके बाद शुरू हो जाएगा, लेकिन एक लंबी बहस जो पॉलिटिक्स में शुरू हुई है सर, वो किसी तरफ जा ही नहीं रही। कभी वो कौमी असम्बली, कभी वो पंजाब असम्बली, इधर उधर घूमती रहती है। लेकिन इस सारे सूरत हाल में जो चीज़ डैमेज हो रही है, जिस चीज़ का हमें खतरा भी था, वो है डॉलर की बढ़ती हुई कीमत। जी बिल्कुल। कल डॉलर जो है वो ओपन मार्केट में 247.50 पे था, और मतलब आज मुझे लगता है कि 250 को टच कर देना है इसने। एक महंगाई का तूफान है जो इसके बदले में आएगा। हम बार बार वार्न कर रहे हैं अपने लोगों को कि इसको समझें, खुदा के लिए प्रेशराइज करें। गवर्नमेंट को भी समझना चाहिए कि कोई तरीक़ेकार हो इसको रोकने का। मेरी तो समझ में नहीं आता बनेगा क्या, चूँकि पहली तारीख और 2 दिन बाद है, और उस वक्त जिस वक्त पेट्रोल की प्राइसेस रिवाइज होंगी तो ज़ाहिर है उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क आएगा। बिजली की कीमत में पहली 9.89 पैसे 9.89 पैसा इजाफा कर दिया गया, जबकि कराची के लिए 11.37 रुपये फ़ी यूनिट इजाफा किया गया है। ये ऑयल की कीमत में, फर्नेस ऑयल की कीमत में, यानी जो बाहर से हम दरामद करते हैं उसकी कीमत में इजाफा किया गया। तो ये बहुत महंगा है। लड़ाई हमारी जो है वो चल रही है असम्बलीज़ में, और वो लड़ाई अब पहुँचती यानी सियासत में काफ़ी नहीं थी लड़ाई, जो अब जुडिशरी में भी चल गई है। और जुडिशरी में 2 ग्रुप बन गए हैं। एक तरह से देखा जाए तो एक तरफ चीफ जस्टिस हैं, उनके 1-2 लोग हैं, और दूसरी तरफ जस्टिस फाइज ईसा, तमाम बार काउंसिल, जितने लीगल बॉडीज़ हैं लॉ की, वो सारे लोग, हुकूमत, PDM, सब एक तरफ हैं। और सर, आप जिस बात की निशानदेही कर रहे हैं उसमें एक चीज़ का इजाफा मैं करना चाहती हूँ कि हम ने जो असेंबली की स्पीचेस देखी उसमें सिर्फ यही लग रहा था कि अदलिया को निशाना बनाया जा रहा है। शहबाज शरीफ जैसी शख्सियत के मालिक हैं, वो कभी भी इदारों के बारे में उस तरह से बात नहीं करते जो हमने उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखा है। लेकिन इस स्पीच में उन्होंने बार बार कहा कि मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूँ लेकिन मैं कह नहीं रहा, मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूँ। तो ये सारी डाइवर्जन जो है सर, दोबारा से अवाम चाहे वो डॉलर की बढ़ती उड़ान से परेशान हो, बिजली की कीमतों से परेशान हो, लेकिन ये अदालतों और असम्बलीज तक राउंड टेबल से बस यही खेला जा रहा है। ठीक है, हमने बहरहाल इसके बारे में बात करनी है। चीफ जस्टिस ने कल मुजवजा नाम दिए थे जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हो सकते हैं। 4 नाम थे जिनको रिजेक्ट कर दिया गया। नाम तो ज़्यादा थे, लेकिन यह है कि 4 नाम जो थे उनको रिजेक्ट कर दिया गया। 5 जजेस ने 4 के मुकाबले में ये फैसला किया। 5 मेंबरान ने, जजेस मैं गलत कह रहा हूँ चूँकि इसमें वज़ीर कानून भी मेंबर होता है, बार काउंसिल का नुमाइंदा भी होता है, तो उन्होंने ये रिजेक्ट कर दिए नाम, जिसके नतीजे में ये हुआ कि चीफ जस्टिस उठ के चले गए बंदयाल साहब इजलास की कार्रवाई से। और उनकी तरफ से ये मैसेज आया जो मीडिया को भेजा गया कि जनाब इजलास की कार्रवाई मुलतवी की जा रही है, जबकि जो जस्टिस फाइज ईसा ने लेटर लिखा, उस लेटर के नतीजे में उन्होंने कहा कि बुनियादी तौर पर ये मुलतवी नहीं की गई, ये गलत बयानी है। हुआ यह है कि उनके मुजवजा नाम रिजेक्ट कर दिए गए हैं और अब नए नाम सामने आएंगे। इसके बारे में हम तफसील से बात करेंगे, और हमने साथ में बात बिजली की कीमत, उस हवाले से भी कुछ करनी है, कुछ महंगाई की भी बात करनी है, डॉलर की भी बात करनी है। ये हम अपने अगले सेगमेंट्स में करेंगे, लेकिन अभी हम चलते हैं ज़रा टॉप स्टोरीज की तरफ। ये जो सर ने सब कुछ बताया, यही वो चीज़ें हैं जो कि आप अपनी न्यूज़ में, अपने रनडाउन्स में, अपनी डिटेल बुलेटिन्स में, अपने पॉलिटिकल शोज़ में, और फिर मॉर्निंग शो का पहला सेगमेंट भी हम इसको डेडिकेट कर देते हैं कि भी क्या सूरत हाल है पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से भी, और माशी सूरत हाल पाकिस्तान की क्या है। बहरहाल टॉप स्टोरीज में हम डॉलर की ऊंची उड़ान की बात करेंगे, प्लस हम बिजली की बढ़ती हुई कीमतों की बात करेंगे, आम शहरी की बात करेंगे कि उससे कितनी मुश्किलात है, लेकिन हमारे पॉलिटिशियंस
या हमारे सियासतदान या हमारे हुक्मरान इस बारे में क्यों नहीं सोच रहे। चलिए जी आगे बढ़ेंगे और सुप्रीम कोर्ट से ही आपको खबर देंगे कि जजेस की तकर्री के लिए जो जुडिशल कमीशन का इजलास है उस हवाले से सर जिक्र कर रहे थे, उसको डिटेल में आपसे आज की टॉप स्टोरी में विद एनालिस्ट हम डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ेंगे तो हमने कल प्रोग्राम के आगाज़ में भी आपको जिस चीज़ के बारे में इंडिकेट किया, आज भी उसकी सूरत हाल के बारे में कि कहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन मानसून की इन तबाहकारियों की वजह से शुरू किया गया है। 300 प्लस अब तक फिगर आ चुकी है पूरे मुल्क में, मुख्तलिफ इलाकों में, इसमें बलूचिस्तान सहर फहरिस्त है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर बारिश की तबाहकारियाँ चल जाए। कल एक बच्चे की तस्वीर थी सोशल मीडिया के ऊपर, मैंने उसे भी दिल देखी दहला दिया। मुझे याद है कोई 2-3 बरस पहले जिस वक्त सीरिया से एक बच्चा जो था उसकी तस्वीर आई थी साहिल समंदर के ऊपर, उसने पूरी दुनिया के ज़मीर को हिला के रख दिया था, दुनिया को हिला के रख दिया था। ये जो एक बच्चे की तस्वीर है जो बलोच इलाके से शायद उसका ताल्लुक है, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये डेरा गाजी खान से है, कुछ KPK से कह रहे हैं, लेकिन मतलब लगता ये है कि कहीं से भी हो, पाकिस्तान के किसी भी हिस्से से हो, जिस तरह से वो छोटे छोटे बच्चों की लाशें जो है वो नज़र आ रही हैं पड़ी हुई हैं, वो इस बात का तकाजा करती है कि फौरी तौर पे रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाए। बहुत से इलाकों में कल हरमीत कह रहा था अभी तक इमदाद नहीं पहुंच पाई, तो वो मैं पढ़ रहा था वो हेलीकॉप्टर आर्मी के जो हैं वो उड़ाने उनकी जारी हैं। कई जगह मौसम की ख़राबी के बायस वो उसको कैंसिल करना पड़ता है, लेकिन उनका ऑपरेशन जारी है। ये रेस्क्यू ऑपरेशन मुख्तलिफ इलाकों में किया जा रहा है। इसी हवाले से डिटेल में आपको हम बताएंगे कि कहाँ पर ऑपरेशन है और अगर आप किसी मुश्किल में, परेशानी में, तो आपको किससे रब्ता करना चाहिए। आगे बढ़ेंगे, हम आपको बताएंगे कि बेसिकली खुशहाल पाकिस्तान के लिए एक नई पार्टी अब मैदान में आ चुकी है। वो पार्टी, उसका नाम क्या है, उसके चेयरमैन क्या है, उनके मकासद क्या है, इसको भी आज के प्रोग्राम में इंट्रोड्यूस कराएंगे। चलिए जी हम चलते हैं अपनी डेली डोज की तरफ। फ्राइडे डेली डोज जो है उसमें पहली खबर बड़ी इंटरेस्टिंग सी है, मुझे तो बड़ी खुशी हुई। माइनॉरिटीज़ को पाकिस्तान में वैसे ही आम शहरी के तौर पर बीइंग सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान मैं बड़ा प्रमोट करती हूँ और मैं प्लस अप्रिशिएट भी करती हूँ, और फिर पाकिस्तान की सारी अवाम, हुक्मरान, हमारी जमातें सब बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। सर पहली खबर है पाकिस्तान की पहली हिंदू DSP मनीषा सर, मनीषा रुपेटा जो हैं वो बन गई हैं पहली DSP। और जैकबाबा से इनका ताल्लुक़ है, बैकवर्ड इलाका वहाँ से ताल्लुक़ है। इनके वालिद एक ताजर थे, जब ये 13 बरस की हुई तो इनके वालिद का इंतकाल हो गया। वालदा इनको लेके कराची में आ गई और कराची में उन्होंने इनकी परवरिश करती रही। मेडिकल डॉक्टर ये बनना चाहती रही। ये कहती हैं हमारे इलाके में सिवाय इसके कि मेडिकल डॉक्टर बन जाए लड़कियों के लिए और कोई प्रोफेशन नहीं होता। इस बात को भी इन्होंने गलत साबित किया और ये अपनी मंजिल पे आगे बढ़ती चली गई। FSC में इनके नंबर 1 नंबर से ये पीछे रह गई थी, जिसकी बुनियाद के ऊपर इनका मेडिकल में दाखिला नहीं हो पाया। जो 1 नंबर था ना वो दरअसल इनकी किस्मत थी, वो नंबर जो है वो इंटायरली बदल दिया। और आजकल सर आप जैसे बता रहे हैं कराची में मौजूद हैं, लियारी में हैं, ज़ेर तरबियत हैं, और इस सूरत हाल में ट्रेनिंग जब कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद हम जो एज ए DSP उन्हें देखेंगे, ख़ासतौर पर माइनॉरिटी की अगर हम बात करें तो सर अक़लियती बरादरी को ख़ासतौर पर अगर ये हिंदू हैं तो हमारे पास लाइव एग्जांपल है भारत की, वहाँ पर मुसलमानों का क्या हाल किया जाता है और हम बड़ा इसको कंडेम भी करते हैं और हर जगह इसको कोट भी करते हैं। लेकिन पाकिस्तान में सर ख़ासतौर पर आप भी बीइंग अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान देखें, कोई हिंदू हो, कोई क्रिश्चियन हो, कोई भी XYZ किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ हो, हमारा दिल करता है कि भाई आप कुछ भी छोड़ के सब चीज़ों से बालातर हो के भाई आप पाकिस्तानी हैं, आप हमारे भाई हैं, आप हमारी बहनें हैं। तो ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। और सर हमारे डिपार्टमेंट के लिए भी, सिंध हुकूमत की अगर बात की जाए और सिंध पुलिस डिपार्टमेंट की अगर बात की जाए तो वहाँ पर भी इन्हें वार्म वेलकम किया गया है, जिस पर हमें बड़ी खुशी है। तो हम आपको कंग्रेचुलेट करते हैं। ठीक है। और ये 2-3 चीज़ें इसके बारे में और भी हैं, और वो ये है कि एक तो ये खातून है, खातून का DSP होना भी बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। दूसरा इनका हिंदू बरादरी से ताल्लुक़ है, तो मतलब अक़लियती बुनियाद के ऊपर आगे आना एक पैगाम है पाकिस्तान के तमाम उन लोगों के लिए जो बुनियादी तौर पे मेन स्ट्रीम के अंदर उस तरीके से नहीं होते। कुछ गुर्बत में हैं, कुछ अक़लियती बरादरी से हैं, कुछ ऐसे तबकों से हैं जहाँ पे उनके यहाँ अभी इस तरह की चीज़ें नहीं होती। तो उन सब के लिए पैगाम है कि आप भी आगे बढ़ सकते हैं, आप भी अपने लिए कोई मकाम हासिल कर सकते हैं अगर आप थोड़ी सी मेहनत करें। तो ये मेहनत करते रहें। फिज़िकल ट्रेनिंग इन्होंने फिज़िकल ट्रेनिंग का जो इंस्टीट्यूट है वहाँ से इन्होंने इम्तहान पास किया, फिर
और फिर प्राइवेटली तैयारी करती रही बगैर किसी को बताए हुए चुपके चुपके, और फिर आखिर में ये ऑफिसर बन गई। यस, तो और सर DSP दोनों स्टीरियोटाइप को ब्रेक किया है। पहला तो ये कि भी आप खातून है, दूसरा ये कि अकलियती बरादरी जो है उसको पाकिस्तान में किस तरह से अपॉर्चुनिटीज दी जाती हैं हर डिपार्टमेंट में। इस चीज़ का पैगाम भी ये मनीषा ने पहुंचाया, बल्कि पाकिस्तान ने पहुंचाया है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। सर अगली खबर ये है कि जब मैंने ये खबर पढ़ी तो मैंने सोचा कि या तो आपकी सिल्वर जुबली या आपकी गोल्डन जुबली, उस पर मैंने भी ये करना है। और मैं बताऊँ, मैं फ़ोटोज़ बहुत अच्छी लेती हूँ, लेकिन एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर अगर आपका पोता या नवासा हो तो उसने जी ये आइडिया किया लॉन्च। अब आइडिया क्या है मैं बताती हूँ। बुजुर्ग जोड़ा है ये, और सर इनकी शादी की कौन सी सालगिरह थी? 65वीं सालगिरह पर उनको शादी का जोड़ा बनाया, दुल्हन बनाया, दूल्हा बनाया, उनका फोटो शूट किया, और इस तरह से इन्होंने अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट की है, सालगिरह सेलिब्रेट की है सर, सालगिरह, बर्थडे। सर वैसे मेमोरेबल बना दी है इन्होंने, बड़ी खूबसूरत लग रहे हैं और इतने एजड भी नहीं लग रहे सर, है ना? ये अच्छी बात है। मेरे ख्याल में इसीलिए 65वीं सालगिरह उन्होंने मना ली है अपनी शादी की, अदरवाइज तो लोगों को 50 भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। तो बहरहाल इनको बहुत मुबारक हम भी देना चाहेंगे। दुनिया में जहाँ जहाँ लोग हैं वो इनको पैगामात पहुँचा रहे हैं, और इनकी शादी की जो तस्वीर थी वो नहीं थी, तो पोते ने सोचा कि चलो शादी के मौके के ऊपर तो तस्वीर नहीं है, तो मैं बाद में इनकी तस्वीर खींचता हूँ, और बेशुमार तस्वीर उनकी खींच के सोशल मीडिया पे उसने डाल दी, और पूरी दुनिया से जैसे मैंने कहा एप्रिसिएशन आ रही है। सर इस चीज का पैगाम भी है कि भी दिल होना चाहिए, जवान उम्र की रखे कि छोड़े आप उम्र जो भी है आपकी, कैमरा आपके पास है, उसको में कैद करिए अपनी मेमोरीज को जो आपने पास्ट में मिस कर दी हैं। बिकॉज ऑब्वियसली सर वहाँ पे इक्विपमेंट इस तरह से नहीं थे, शादी की तैयारियां उस तरह से नहीं होती थी, सहूलियात उस तरह से नहीं थी, अब सब कुछ है। तो भी चेरिश करें इस टाइम को, लिव इन द मोमेंट, जिस मोमेंट में आप है यही सब कुछ है, इसको एंजॉय करें। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ के आपको बताएंगे सर ये भी ना यही इन लोगों के करने वाले काम है। मैं बताऊं ये जो है ना शहरी केरला से इनका ताल्लुक है, ये इनको लाइसेंस मिला हुआ था तैयारी का, लेकिन फिर क्या हुआ, फिर जब लॉकडाउन हुआ तो अब उनकी बच्चों की तादाद ज़्यादा हो गई। अब उनको सर ऐसा तैयारा चाहिए था, मिनी जो होता है, उनमें 4 सीट्स चाहिए थी, बिकॉज ये फैमिली मेम्बर्स 4 थे। तो जनाब ने जी बेड़ा उठाया कि मैं तो खुद बनाऊंगा तैयारा। अब जी उन्होंने खुद बनाया, लाइसेंस उनके पास ऑलरेडी था, अब वो ये तैयारा बना के कोविड के बाद पूरे मुल्कों की सैर कर रहे हैं। कमाल है भाई, मतलब ये है कि बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी है। अगरचे पैसे उनके बहुत लगे और पैसे उन्होंने कमाए भी। इनका ताल्लुक हिंदुस्तान के जैसे केरला से ताल्लुक है, और केरला के लोग बहुत ज़हीन होते हैं, बहुत पढ़े लिखे होते हैं। ज़्यादातर लोग वहाँ पे 100% लिटरेसी है। उसके बारे में अगर आप यूट्यूब के ऊपर डॉक्यूमेंट्री देखें केरला लिख के, तो आपको पता चलेगा कि कितने ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं और कितनी ज़्यादा इन्वेंशन वगैरह करते चले जाते हैं। तो बहरहाल ये जो है ये इंग्लैंड में सेटल्ड हैं, और इंग्लैंड में इन्होंने जो सर्वे करने शुरू किए मुख्तलिफ फैक्ट्रीज़ के, वहाँ पे इन्होंने देखा कि तैयारा कौन सा बनाया जा सकता है। सुहा ने पहले ही बता दिया कि बुनियादी तौर पे पहले ये 2 सीटर तैयारा लेके जाया करते थे अपनी फैमिली के साथ सफ़र के लिए, फिर 2 बेटियाँ इनकी हो गई तो इनको 4 सीटर चाहिए था, वो मिल नहीं रहा था, तो इन्होंने कहा खुद बना लेते हैं। तो 1 करोड़ 80 लाख रुपया इनका खर्चा आ गया इसको बनाने के ऊपर। जर्मनी की जगह शौक पूरा हो गया। जर्मनी में एक फैक्ट्री इन्होंने जाके विजिट की, वहाँ से इनको पता चला कि तैयारा इस तरीके से बनाया जा सकता है। कोविड के दिनों में टाइम बहुत था, इन्होंने जनाब वो बनाया और अब मुल्कों की सैर कर रहे हैं। वाह सर, मैं तो ये सोच रही हूँ कि आप सोच रहे हैं कि आपको तैयारा चलाना आता हो तो आप बाय रोड किसी भी गाड़ी पे बाइक पे ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, बाय एयर ट्रैवल कर रहे हैं। अशोक इनका नाम है। 2006 के बाद इन्होंने किसी अमेरिकन कंपनी में, ऑटोमोबाइल कंपनी में मुलाजमत शुरू की, लेकिन उसके बाद फिर जब आइडिया आया उसको इम्प्लीमेंट किया। तो फिर हमने जैसे टीवी में उनके एग्जांपल दिए, लोग भी हर जगह उनके एग्जांपल कोट करते होंगे। तो जो आपका शौक है गो फॉर इट, उसे पूरा करें। चले जी आगे बढ़ते हैं। अगली खबर सर इस नौयत की है कि अगर हम श्रीलंका की एग्जांपल दें, पाकिस्तान की एग्जांपल दें, तो बढ़ती हुई डॉलर की कीमतें पाकिस्तान में और श्रीलंका में जो सूरत हाल हमने देखी, उसके बाद बहुत सारे ऐसे दीगर ममालिक भी हैं जहाँ पर वहाँ की करेंसी की कीमत काफ़ी ज़्यादा कम हो रही है कंपैरेटिवली। तो मुख्तलिफ इनिशिएटिव मुख्तलिफ मुल्कों में लिए जा रहे हैं। अगली डेली रोज़ ये है कि जिम्बाब्वे में मकामी करेंसी की कदर कम होने की वजह से अब उन्होंने सोने के सिक्के मुतारिफ करा दिए, और सर उसको नाम दिया हुआ, बड़ा मुश्किल सा नाम था, लेकिन मैं दोबारा से आप लोग को बताती हूँ। सर ये है मूसी ओ अतोनिया।
अच्छा बड़ा मुश्किल नाम है भाई। मुश्किल नाम है लेकिन सिक्के का नाम है। और जैसे मैं आपसे ना प्रोग्राम से पहले पूछ भी रही थी कि इससे किस तरह से अफरात ज़र पर काबू पाया जा सकता है, लेकिन इस तरह से ये होगा सर कि जो आप लिक्विड मनी में पहले अपनी ट्रांजेक्शन्स करते थे, लिक्विड मनी में आप जो भी आपका पेमेंट होती थी वो करते थे, वो सिक्कों की सूरत में हुआ करेगी, ऐसे ही है सर? हाँ मेरे ख्याल में ऐसे ही होगा। बुनियादी तौर पे बेकदरी हुई जिम्बाब्वे में उनकी करेंसी की, जो करेंसी की है, और अल्लाह ना करे हमारे यहाँ भी कहीं ऐसी सूरत हाल ना अल्लाह हो ना जाए। करे। $1 250 रुपए का तकरीबन हो गया, और मतलब ये देखा जाए तो मतलब बेकदरी है। आप इसका मतलब है डॉलर में किसी को आपने पेमेंट करनी हो, फ़र्ज़ किया $1000 या $2000, तो कितनी करेंसी आप उठा के लेके जाएंगे साथ कितनी? में, बड़ी तादाद में Obviously, होगी। sir. हाँ तो मतलब उस तरह की सूरत हाल है। तो लेकिन इसके बारे में बाद लोगों का कहना है कि सोने का सिक्का जो है वो मकामी करेंसी के मुकाबले में बहुत ज़्यादा महंगा है, तो हर आदमी इसमें ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएगा। सैलरीज भी हमारी कम है, तो मुश्किलात भी उनको पेश आएंगी। लेकिन फ़िलहाल उन्होंने हाल ये सोचा है कि बड़े पैमाने पर अगर पेमेंट करनी हो तो सोने के सिक्कों में कर दी जाए, बजाय इसके कि करेंसी में और सर पेमेंट उसकी की कीमत जाए। बता देती हूँ जो आप इसका जिक्र कर रहे हैं। एक सिक्का जो है वो 1800 से जायद अमरीकी डॉलर है, तो ऑब्वियसली कि हर ले मैन जो है वो इसको अफोर्ड तो नहीं कर सकता, लेकिन बड़ी ट्रांजैक्शन के लिए दे कैन यूज़ इट। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि आज सर दुनिया भर में टाइगर स्काल में दिन मनाया जा रहा है, और जी। जैसे आप बता रहे थे कि ज़्यादा ईरान में, ईरान हिंदुस्तान में चीते होते थे। अब पता नहीं उनकी तादाद कितनी रह गई है। पाकिस्तान में भी किसी ज़माने में बलूचिस्तान के इलाके में चीते होते थे जो ख़त्म हो गए, नापैद हो गए। और ईरान ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया था जिसका मतलब था चीता कम बैक, हम एनवायरनमेंट ऐसी बना दें कि जहाँ पे चीते आए। ये जो टाइगर है ये ख़ास तौर पे जैसे रॉयल बंगाल टाइगर नाम सुना होगा, सुंदरबन के जंगलों में ये पाए ऐसी जाते है। हैं, और हिंदुस्तान में काफ़ी हैं। हिंदुस्तान के अलावा बांग्लादेश में भी काफ़ी हैं, और भी मुल्क हैं। साइबेरियन टाइगर भी हैं, मतलब बहुत से जो रूस वगैरह के इलाकों में पाए जाते हैं। इनकी तादाद दिन ब दिन कम होती चली जा रही है, और उनको बचाने के लिए, उनकी निगहदाश्त के लिए आज का दिन जो है वो मनाया जाता है कि दुनिया भर में टाइगर्स का आलमी दिन बनाया जाए। और जो दिन ब दिन मौसमियाती तब्दीलियाँ आ रही हैं वो इनके ऊपर भी असरअंदाज होती हैं। इनके हैबिटेट जो हैं, यानी जो जहाँ पे ये रहते हैं, वो भी डिप्लीट हो रहे हैं मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद के ऊपर। तो वहाँ भी मतलब उनको ऐसे इक़दाम किए जाते हैं कि जो हो, मतलब हिंदुस्तान ने काफ़ी सेंचुरीज बनाई हुई हैं जहाँ पे इनको निगहदाश्त की जाती है, इनको रखा जाता है। और देखो ना, तुम पढ़ती होगी कई दफ़ा खबरें हैं कि जनाब टाइगर जो है उसने इतनी गायें मार दी, शिकार कर लिया। हाँ, तो उसके बावजूद उनको मारा नहीं जाता। उनको अगर ऐसी कोई चीज़ होती है तो उनको लेके कहीं जू में बंद कर देते हैं कहीं, लेकिन खुले छोड़ा हुआ है। और सेंचुरीज हैं वहाँ पे, देहातियों के साथ उनकी टसर भी चल पड़ती है कई दफ़ा। और सर वजह इसकी सिर्फ ये होती है कि उनकी नस्ल को हम उस तरह से नापैद होने से बचाने के लिए जो भी कदम उठा सकते हैं वो WWF की जानिब से भी उठाया जाता है। या हम भी ख़ासतौर पर, मैंने बहुत सारे लोगों को शौक़ में इनको घर पे रखते हुए भी देखा है, लेकिन इनको एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट चाहिए ताकि हम इस नस्ल को भी महफूज बना सकें। तो हमने एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। वी आर डन विद आवर डेली डोज। एक छोटी सी ब्रेक लेके वापस आते हैं। वी विल फॉरवर्ड दिस शो टुगेदर, और आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी अस्सलाम वालेकुम। दोबारा जी ब्रेक के बाद डॉलर की ऊंची उड़ान जारी है, और जैसे मैंने शुरू में प्रोग्राम के बताया कि कल ओपन मार्केट में 247.50 था डॉलर। ये किसी सूरत में रुक नहीं रहा। जिस दिन से ये उड़ान जारी हुई है, शुरू हुई है, उस दिन से लेके अब तक देखा जाए तो तकरीबन 50-60 रुपए डॉलर की जो है उसके मुकाबले में रुपए की बेकदरी जारी है। हम देख रहे हैं मतलब उसको दिन ब दिन ऐसे नीचे आते हुए। इसकी वजह कुछ तो सियासी इस्तेहकाम ना होना है, कुछ और भी वजूहात हैं। उन वजूहात के बारे में बात करते हैं। शकील रामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शकील रामी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरे ख्याल से हमें उनकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, ज़रा मसला थोड़ा सा हल करें फिर हम उसके बाद उनकी आवाज़ सुनते, क्योंकि फ़िलहाल हमें उनकी आवाज़ नहीं आ रही। लेकिन सर सूरत हाल ऐसी है कि जिसके हमने आगाज़ में भी जिक्र किया, मिड ऑफ द ब्रेक में भी किया, कि जो बढ़ती हुई कीमत है इस पर आप खदशा जाहिर कर रहे हैं कि वो मज़ीद भी इंक्रीज़ हो सकती है। मेरे ख्याल से हम कंटिन्यू करते हैं। जी रामे साहब आ गए हैं। रामे साहब ये फरमाइए कि कोई रुकने का सिलसिला जारी, रुकने का सिलसिला लगता है आपको रुपए की बेकदरी का? कहीं जाके ये रुकेगा
और क्या इसी तरह से ये चलता चला जाएगा? इसके नतीजे में जो एक महंगाई का तूफान हमें लगता है कि आने वाला है, ज़ाहिर है पहली आ रही है, हमने डॉलर्स में पेमेंट करनी होती है, पेट्रोल की प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ने के चांसेस हैं। बिजली पहले आज बढ़ा दी गई है, 11 रुपये 11.5 रुपये तक उसकी कीमत में फ़ी यूनिट इजाफा हुआ है, वो और भी आगे जाके बढ़ेगी। और फिर उसके साथ जो बाकी इन्फ्लेशन है वो भी ज़्यादा है, प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ रही हैं। इस हवाले से फरमाइए ज़रा। देखिए, इस मामले को हम दो तरीकों से देख सकते हैं। एक तो हम अपनी जो डोमेस्टिक इकोनॉमी है उसके पर्सपेक्टिव में, एक ग्लोबल इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव में। जब हम डोमेस्टिक इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव में देखते हैं तो हमारी जो कि अर्निंग है डॉलर की वो और श्रिंक हो रही है, यानी कि हमारी अर्निंग, यानी कि जिस तरह हम बात करते हैं कि एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रही, हमारी इंपोर्ट बढ़ रही है। और जिसकी वजह से जब आपकी अर्निंग कम हो रही होती है तो इसका मतलब यह है कि आपके पास रिजर्व कम है, तो आपकी परचेजिंग पावर जो कि लूज होना शुरू हो जाती है। इसके साथ साथ एक और बड़ा मसला है जिस पे हम बात नहीं करते, हमारे मुल्क में जितनी ये फाइनेंशियल सर्विसेज की कंपनी है या जो आती हैं बाहर से, ये टेक्नोलॉजी टेलीकम्युनिकेशन की सर्विसेज की कंपनी है, ऐसा दूसरी सर्विसेज की जो कंपनी है, ये पैसा पाकिस्तान से कमाते हैं और इसको डॉलर की शक्ल में बाहर ले जाते हैं, जो कि हमारे यानी कि रुपये पे एक मजीद जो कि बोझ पड़ जाता है। तीसरी जो अहम बात है हमें देखने की, हमारी जो कि अभी प्रोडक्टिव जो कैपेसिटी है वो लिमिटेड है। हमारा जो कि हम अपनी प्रोडक्शन पे हम कोई ध्यान नहीं देते, हम कर्जों पे रहने की बात करते हैं। अब देखिए, जब PMLN की गवर्नमेंट थी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने सकूक बांड बेचे, उन्होंने कुछ और तरह की बेची, हाई रेट्स पे जो बांड्स बेचे, जो कि जिसको हमें कर्ज कहते हैं, वो एक कर्ज की और किस्म है। तो वो हाई रेट पे हमने कर्ज लिया दुनिया से। PTI की गवर्नमेंट है तो उसने भी इसको कंटिन्यू रखा, बल्कि उसने क्या कहते हैं कि PMLN की गवर्नमेंट से भी ज्यादा हाई रेट पे कर्ज लिया, जिसको हमें बांड्स की शक्ल में। अब उनकी पेमेंट्स भी आने वाली हैं। अब इसको देखिए, हम तो रोशन डिजिटल अकाउंट की हम बात करते थे, उसमें भी हमने लोगों को पे बैक करना है, वो भी 6.5 से ऊपर का % पे हमने लिया हुआ है। इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए जो मुझे लग रहा है रऊफ साहब, इस वक्त अगर हमने अपनी प्रोडक्शन यानी कि इंडस्ट्री की तरफ या एग्रीकल्चर की तरफ ध्यान ना दिया, ये क्राइसिस हमें प्रोलॉन्ग होता नजर आ रहा है। शॉर्ट टर्म में अगर हमें पैसे मिल भी जाते हैं तो नेक्स्ट ईयर हमने फिर वो भी वापस करने हैं। इसका मतलब हम मजीद बोझ में जाएंगे, जो कि हमारे डॉलर पे मजीद वो डॉलर पे ज़्यादा पंच पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास डॉलर नहीं होंगे। इस चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हमारे पास एक ही वे आउट है, हम इमीडिएटली अपनी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस है CPEC के अंदर जो हमने करना था स्पेशल इकोनॉमिक जोन में, उसको हम इम्प्यूटर्स दें, उसको भी हम दे नहीं पा रहे। एथनिक इकबाल साहब समझते हैं कि वो सारा कुछ समझते हैं, हालांकि वो ये सिंपल बात नहीं समझ पा रहे कि फर्स्ट फेज ऑफ जो कि CPEC थी वो इंटायरली डिफरेंट है सेकंड फेज से। क्योंकि फर्स्ट फेज में हमने G2G कॉपरेशन देखा या G2B कॉपरेशन देखा। G2G मतलब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। जो सेकंड फेज है, इट्स ऑल अबाउट द प्राइवेट सेक्टर। अब जो प्राइवेट सेक्टर है उसको सिर्फ रजिस्टर्ड होने के लिए 7 मुख्तलिफ किस्म की कंपनियों के पास जाना पड़ता है। अब इसमें देखिए कितना बड़ा जुल्म है, वो FBR के साथ भी रजिस्टर्ड होते हैं और रीजनल टैक्स ऑफिस के साथ भी रजिस्टर्ड होते हैं। इसी तरह अगर हमने सारी इन चीज़ों पर ध्यान ना दिया, और जब से हमें सबसे ज़्यादा जिससे इमीडिएट हमें कहते हैं रिलीफ मिल सकता है, वो एग्रीकल्चर और स्टेट ओन इंटरप्राइजेस। स्टेट ओन इंटरप्राइजेस का मतलब है हमारे पास ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमने सिर्फ उसकी गवर्नेंस ठीक करनी है। अगर हम उसकी गवर्नेंस को ठीक कर लेंगे तो वो हमें, अभी देखा आपको स्टील मिल की मिसाल लें, हमने ML1 बनानी है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने हैं, कंस्ट्रक्शन का बूम है, स्टील की यानी कि खपत बढ़ रही है। बाकी अभी हम नोट किया हुआ कि पिछले 1-2 साल में हमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी है स्टील सेक्टर में, कि वो पाकिस्तान में स्टील मिल लगाना चाहते हैं। इसका मतलब हम स्टील मिल को बड़ी आसानी से रिवाइव कर सकते हैं और एक अर्निंग सोर्स बना सकते हैं। इसके साथ साथ हमें ये भी करना है कि हमें अपना टैक्स रेवेन्यू से निकल के हमें नॉन टैक्स रेवेन्यू को भी इनहेंस करना है। अनफॉर्चुनेटली हमारा सारा फोकस जो है वो इस वक्त टैक्स रेवेन्यू पे है, जो कि एक अच्छी स्ट्रेटेजी नहीं है। दूसरा, अगर हम ग्लोबल लेवल पे देखें, अब देखें जो अमेरिका है दुनिया की सबसे बड़ी इकानमी है, उसका कंजेक्टिव जो दूसरा क्वार्टर आया है जिसमें उसकी इकोनॉमिक कंट्रैक्ट हुई है। उसकी वजह क्या है कि वहां पर भी इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा थी, उसको कंट्रोल करने के लिए उन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ाना शुरू किया, जिसकी वजह से उनकी इकोनॉमिक कंट्रैक्ट होना शुरू होगी। जब दुनिया में यानी कि उसके इंटरेस्ट रेट बढ़ता है चाहे USA में, तो डॉलर जो ऑटोमेटिकली जो इन्वेस्टमेंट आनी होती है, मोस्टली जो लोग होते हैं उसके T-बिल्स वगैरह में इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। तो अब ये भी एक डिलेमा हो रहा है कि ग्लोबल इकोनॉमी के जो कंस्ट्रक्शन के बाद इशू चल रहे हैं, बल्कि बहुत सारे एक्सपर्ट्स अब ये भी बिलीव करना शुरू हो गए हैं कि जिस तरह कंस्ट्रक्शन हुई है 2 कंसेक्टिव क्वार्टर्स में USA में, ये एक पेश क्या हमें लगता है शायद दुनिया में इकोनॉमिक रिसेशन की बात होने लग जाए। दूसरी जो अहम चीज़ है कि वो जो हम यूक्रेन रशिया क्राइसिस की बात करते हैं, जिसकी वजह से कमोडिटी क्राइसिस पैदा हुआ है। अब देखिए, यहाँ फूड की जो आनी तरसील होनी थी, यहाँ इसकी ऑयल की होनी थी या दूसरी चीज़ें होनी थी, उसमें क्राइसिस आ गया है। अब यूरोप में भी क्राइसिस है। आपने जान रहे होंगे
कि वहाँ जो बात हो रही है कि एनर्जी रैशनिंग की बात की जाए, क्योंकि उनकी जो सारी डिपेंडेंसी वो रशिया पे थी, अब वो नहीं रह रही। बल्कि अब यहाँ एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है रऊफ साहब, अगर आप इसको नोट कीजिएगा, जी। सारी उम्र वो हमें पढ़ाते रहे हैं जनाब कि आप क्लीन एनर्जी पे आ जाएं, आप न्यूक्लियर एनर्जी पे ना जाएं, आप कोल पे ना जाएं। अब जब उन पे पड़ी है तो वो अब दोबारा साथ न्यूक्लियर पे जाना शुरू हो गए हैं और इस पे कहते हैं कि हम कोल को भी इस्तेमाल करेंगे, हम दूसरा करेंगे। यानी कि उनका जो मुनाफकत आप देखेंगे, हमें सारी उम्र कहते हैं कोई बात नहीं, कर लें, थोड़ा बहुत सफर करना पड़ेगा। जब अपनी बात आई तो वो सारा कुछ वो भूल गए। तो ये दोनों चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए जो इकोनॉमी की सिचुएशन है इस वक्त, उसको शॉर्ट टर्म में मुझे कोई सोल्यूशन नजर नहीं आ रहा। शॉर्ट टर्म कोई सोल्यूशन नहीं है, इसका मतलब ये है कि डॉलर अभी बढ़ता चला जाएगा। सर देखिए, हमने जो पीटीआई की गवर्नमेंट ने आईएमएफ के साथ माहदा किया था कि हम इसमें बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करेंगे, ये सिर्फ मार्केट्स पे चलेगा, मार्केट चाहे स्पेकुलेशन पे हो या जिस चीज़ पे मर्जी हो। और उस पर ऑन टॉप ऑफ दैट हमने स्टेट बैंक को भी ऑटोनॉमी दे दी थी। पीटीआई ने जब ये माहदा किया था उनके साथ, आईएमएफ के साथ, ये दोनों जो माहदे किए थे पीटीआई ने, वो इसमें हमें अभी माने हैं कि हम किस तरह का गवर्नमेंट एक्शन ले सके। मगर यहाँ पर गवर्नमेंट को देखिए एक्शन लेना पड़ेगा। जो कि होती है ना फ्री मार्केट, उसका भी सारे एक तरीका होता है कि कहाँ तक हमने अलाउ करना उसको प्रिवेल करने के लिए। हमें विजिबल हैंड और इनविजिबल हैंड दोनों को इस्तेमाल करना पड़ता है। जिसका प्रोमिनेंट एग्जांपल देखें चाइना, वो कहता है कि इनविजिबल हैंड ये है कि एफिशिएंट मार्केट हो, और विजिबल हैंड ये है कि कैपेबल गवर्नमेंट हो कि जो मार्केट को आपके हाथ से ना निकलने दे। जिस तरह की एक थ्योरी पेश की थी जो चिंजुआन ने, उसने कहा था बर्ड केज इकोनॉमी। उसने कहा था इकोनॉमी एक जो है ना नेशनल जो प्लान है उसमें एक बर्ड है, तो केज जो है इतना छोटा नहीं होना चाहिए कि बर्ड मर जाए, मगर केज इतना भी खुला नहीं होना चाहिए कि जो कि बर्ड है वो उड़ जाए। इस तरह की हमें स्ट्रेटेजी जो है कि उस तरह की अडॉप्ट करनी पड़ेगी। हमें डॉलर को यानी कि दोनों तरीके से लेके चलना पड़ेगा। उनको जरूरत होगी कि जहां पर हमें देखना है कि अब आउट ऑफ हैंड हो रहा है तो वहां पर विजिबल हैंड, मतलब कि गवर्नमेंट को वहां पर एक्शन लेना चाहिए। अच्छा रामे साहब, ये फरमाइए कि ये पहली आ रही है, जैसे मैंने कहा कि मतवक्को यही है कि इसके साथ ही पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ेंगी, काफ़ी ज़्यादा बढ़ेंगी, और बिजली की प्राइसेस तो आपने देख ही ली हैं, आप भी इसी तरह से देख रहे हैं? सर देखें, अब डॉलर की कीमत जब ऑटोमेटिकली बढ़ती है तो इसका मतलब सॉरी, जब रुपये की कीमत कम होती है ऑटोमेटिकली हमारी प्राइसेस बढ़ना शुरू हो जाती हैं। क्योंकि हमारी जो मोर देन 60% जो एनर्जी है वो हमारी यानी कि बिजली जो है वो भी यानी कि इम्पोर्टेड पे है, जो कि फॉसल फ्यूल पे है। फिर हमारा जितना पेट्रोल है हम सारा इंपोर्ट करते हैं, तो वो तो गवर्नमेंट चाहे ना चाहे जब आपके रुपये डेप्रिशिएट होता है सर, वो तो बढ़ी जानी है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। क्योंकि हमारे पास वो कुशन ही नहीं है कि हम जिस पे कर सकें। दूसरा क्वेश्चन ये है कि हम टैक्सेस को कम कर दें, लेवीज को कम कर दें टैक्स पे, पेट्रोल पे और एनर्जी पे, मगर वो हमने आईएमएफ के किस्त लेने के लिए हमने उनका कमिट किया हुआ है, हम और बढ़ाएंगे। यानी कि दोनों जो सिचुएशन है इसमें अवाम पे असर काफ़ी गहरा होता हुआ नजर आ रहा है। अवाम पे गहरा असर पड़ता नज़र आ रहा है। अच्छा ये फरमाइए कि आईएमएफ से हमने उम्मीद बहुत बांधी हुई है, लेकिन अभी तक हमें मिला कुछ नहीं है, कोई उसका कोई चांस लग रहा है आपको? तब देखें, अभी जो सिचुएशन है कि ये डिपेंड करता है हमारे वेस्टर्न कंट्रीज के साथ तल्लकात कैसे हैं। क्योंकि सर ये बड़ी पढ़ी लिखी बात है कि जो मेजर डिसीजन होते हैं आईएमएफ में वो वेस्टर्न कंट्रीज के मुताबिक होते हैं। अब देखिए यूएसए जो है उसके पास वहाँ पर वीटो राइट है, कोई भी मेजर डिसीजन लेने के लिए 85% वोट चाहिए होते हैं, और यूएसए के पास 15.50 या 16.50 वोट्स हैं। इसका मतलब है उसकी मर्जी के बगैर काम नहीं होता। तो हमें ये जो दोनों महाजों पे काम करना पड़ेगा। एक तो ये है कि वो हमारे इकोनॉमिक्स पे भी हम पे इतबार नहीं अभी कर रहे हैं कि हमने पहले उनसे कमिट कुछ किया था लास्ट यानी कि पीटीआई की गवर्नमेंट थी, फिर जाते जाते पीटीआई गवर्नमेंट उसके बिल्कुल अपोजिट कर गई। उससे पहले जब साकदार साहब थे उन्हें भी फिर डेटा फजिंग की थी। वो कहते हैं अब हर तरह की ये करते हैं तो इसकी हमें श्योरिटी चाहिए इस दफ़ा, तो उस पर काफ़ी चीज़ें चल रही हैं। और साथ साथ उन्हें अभी सुनने में आ रहा था, इसको भी वेरीफाई नहीं कर पा रहे, कि वो कह रहे हैं कि अब सऊदी अरब से भी गारंटी लेंगे, वो आपको पैसे देगा। तो इस तरह की भी चीज़ें चल रही हैं। तो इसमें नजर रखते हुए मेरे कहना फाइनेंशियल से ज़्यादा पॉलिटिकल मैनेजमेंट की बात होगी आने वाले दिनों में। बड़ी मेहरबानी रामे साहब। जैसे कि रामे साहब बता रहे हैं को बहुत अच्छी सूरत हाल नहीं लग रही, मुश्किल हालात लग रहे हैं आगे भी, और मुश्किल हालात के लिए मैं तो बड़ा परेशान हूँ। सच्ची बात यह है कि मेरा तो बुरा हाल हो जाता है सोच सोच के कि आम आदमी या मैं भी घर के खर्च किस तरह से चलाएंगे जब महंगाई इतनी ज़्यादा होगी। परेशानी का इज़हार हमेशा आप रोज़ जो अखबार पढ़ते हैं सुबह सुबह आके तो वो नज़र आ रहा होता है, और हर ले मैन का भी यही हाल है। सब मिलकर इंतज़ार कर रहे हैं आईएमएफ के उस सिंडिकेशन का जिसकी वजह से हमने इतना सफ़र किया है। सो हम बेसिकली ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, शो को कंटिन्यू करेंगे। कीप वॉचिंग। गुड मॉर्निंग पब्लिक। अस्सलाम वालेकुम राजीव। ब्रेक के बाद आफ्ताब बाजवा साहब साबिक सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। कल जो हुआ उसके हवाले से उनसे बात करते हैं कि जब
चीफ जस्टिस के मौजूदा नाम जो है उनको रिजेक्ट कर दिया गया, उनके बारे में ऐसा लगता है जैसे बाजी हो गई है, ग्रुप बन गए हैं, और जो एक ग्रुप है वो नहीं चाहता कि जो डेमोक्रेटिक अंदाज में काम जिस तरह से है वो हो रहा हो, और चीफ जस्टिस जो हैं वो अपनी मनमानी करने के सिलसिले में जिस तरह से उन्होंने काम करने की कोशिश की उसको रोक दिया गया। तो इस हवाले से बात करते हैं। बाजवा साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, कल की कार्रवाई के हवाले से बताइए कि चीफ जस्टिस चाह रहे थे कुछ जूनियर जजेस को नाम लेके उनके प्रपोज किए उन्होंने, जो रिजेक्ट कर दिए गए। तो इस हवाले से फरमाइए कि क्या अख्तियारात जो अब बात हो रही है कि चीफ जस्टिस के पास नहीं होने चाहिए, इतना है कि वो इस तरीके से करे, बल्कि उसकी बजाय एक पैनल होना चाहिए जो नाम प्रपोज करे और फिर उनको सिलेक्ट करे। देखिए, जहाँ तक जूनियर जजेस का मामला है, आप देखें ज़ाहिर है नकवी साहब हो गए, मुनीब अख्तर साहब हो गए, और भी कुछ जजेस हैं जो जूनियर जो लिए गए थे, जो उसमें कभी किसी ने कोई इतराज नहीं किया, ना हमारी पाकिस्तान बार काउंसिल ने इतराज किया, ना सुप्रीम कोर्ट ने इतराज किया, ना वजारत कानून ने इतराज किया, ना अटॉर्नी जनरल साहब की तरफ से कभी इतराज आया था। इस वक्त जो इतराज आया है वो आया है अटॉर्नी जनरल ऑफिस से, हमारी सुप्रीम कोर्ट बार की तरफ से, हमारा जो है वजीर कानून उसकी तरफ से, पाकिस्तान बार काउंसिल की तरफ से, और 2 सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उन्होंने इतराज किया। 9 में से 5 जो हैं ये यही लोग हैं जिन्होंने इतराज किया, जिसकी वजह से वो बाकी 5 जज रिकमेंड नहीं हुए। मैं समझता हूँ ये गलत रवायत बन रही है। ये सियासतदानों ने हमारी जो है इस वक्त अदलिया को भी तकसीम करने जा रहे हैं, जहाँ वकला को तकसीम किया है वहाँ पे अदलिया को तकसीम करते जा रहे हैं, जो बड़ी एक शर्मनाक हरकत नजर आ रही है। अदारे के अंदर, मुल्क के अंदर एक ही अदारा बचा था, वो थी अदलिया। हम वकला को भी तकसीम कर दिए इन सियासतदानों ने, जिसकी वजह से आज हमने जितनी हमें जो शर्मिंदगी हो रही है लोगों के सामने, जब हम ये सुनते हैं हमारा सदर जो है एहसन बून, उसने जनाब नवाज शरीफ की जो कर दी है पिटीशन फलां कर दी है, जब एक ही जब जो सूरी वाली जजमेंट पे वही जज बैठे सुन रहे हैं तो दूसरों पे इतराज किया जा रहा है। भाई क्या कर रहे हैं? फिर अफसोस के साथ हमें देखना पड़ता है। मैं भी एक ओहदेदार रहा हूं सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन कभी भी हम पार्टी नहीं बने। हम रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, रूल ऑफ लॉ के लिए ही हम जद्दोजहद करते रहे हैं। लेकिन अब मौजूदा हमारी जो रजीम है इस वक्त, हमारी बार एसोसिएशन या पाकिस्तान बार काउंसिल या हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो सदर हैं, ये साबका सदूर को लेके जो चले हुए कारतूस है हमारे, उनको लेके फिर रहे थे जनाब फैसला इस तरह ना करें, इस तरह करें। भाई आप कौन होते हैं जो पे प्रेशर डालने वाले? कुछ शर्म हया होती है, लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए, आजाद होना चाहिए। लेकिन बाजा साहब, बात यह है कि मेरिट के ऊपर जो सीनियर तरीन जज हैं वो क्यों ना प्रमोट होके ऊपर आए? देखिए, ये एक डिस्क्रिप्शन है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की और जुडिशियल कमीशन की। बिल्कुल जो मेरिट की बात आप कर रहे हैं मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं, लेकिन क्योंकि आप हमारी जो रवायात है वो तो देखिए ना, पहले साहब का कितने जज जो आए हैं उस वक्त क्यों नहीं, ये पाकिस्तान बार काउंसिल ने, हमारे वजीर कानून जो है उसने क्यों नहीं इतराज किया? आजम तारा ने उस वक्त अटॉर्नी जनरल अशर साहब थे, इन्होंने क्यों नहीं इतराजात किए उस वक्त जब ये जज लाते हैं? अब मसला ये बन गया है कि अब ये लोग ये सियासतदानों के हाथों में खेल रहे हैं। मैं बार बार एक बात करता हूं, अगर हमारे वकला या अटॉर्नी जनरल ने कुछ सियासत करनी है तो वो सियासी जमातें जो है ज्वाइन कर लें। खुदा के लिए हमें वकला को तकसीम ना करें। हमें वकला और अदलिया के दरमियान जो इस वक्त, देखिए वकील कभी बाइकाट नहीं करता अदालत का, वो साइल का अपना ब्रीफ वापस कर देता है, कह देता है जी अच्छा मुझसे आप सेटिस्फाई नहीं तो आप और वकील कर लें। लेकिन यहाँ पे एक नई रिवायत डाल दी गई है कि अपेक्स कोर्ट ऑफ द कंट्री वो सुप्रीम कोर्ट बार सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये वकला का कहना कि हम आपका बाइकाट कर रहे हैं। भाई आपके बाइकाट करने या ना करने से इंसाफ तो नहीं रुकना, वो तो लोगों को देना ही देना है, उन्होंने उनकी जिम्मेदारी है, उनकी ड्यूटी है, उनके ओथ में शामिल है। तो लिहाजा जब वो इनके हक में फैसला ना करें तो ये बाइकाट कर दें। ये हम नौजवान वकला के लिए क्या मैसेज दे रहे हैं? ठीक है, आप तो ये कहिएगा कि इस सारी सूरत हाल में किस चीज़ से शय मिली? आपने कहा वाहिद सेगमेंट, वाहिद इदारा या वाहिद ऐसा पार्ट था जहाँ पर हमने धड़े बनते हुए नहीं देखे, जहाँ पर हमेशा हमने लॉ की बात की है। किस ऐसी चीज़ से शय मिली कि वकला इस नौयत की बात को या स्टेटमेंट को सामने लेके आ रहे हैं? देखिए, मैं गुजारिश करूंगा, अब कोई बातें छुपी हुई नहीं रही, हर बात जो है वो रोशन हो चुकी है कि कौन किसके साथ किस तरह जा रहा है। हम वकला देखें, पार्टी का वकील तो हम जरूर बनते हैं, लेकिन हम अदालत में जाके हम पार्टी नहीं बनते। एक बात ध्यान में रखिए, हम अदालत को, हमारा फर्ज वकला का होता है सिर्फ असिस्ट करना। ये नहीं होता कि नहीं जी अगर आप ये नहीं करेंगे तो ये होगा, आप फुल कोर्ट नहीं बनाएंगे तो हम ये करेंगे, हम बाइकाट कर भी करते रहे आप बाइकाट। वो चीफ जस्टिस का एक अख्तियार है सुप्रीम कोर्ट रूल्स के मुताबिक जो बने हुए हैं, वो जो चाहे बेंच बना दे। अब वही एक जो है सेक्शन 63
1 आर्टिकल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उस पर पहले एक जजमेंट सूरी वाले जो केस है उसमें 69 को उन्होंने जो डिफाइन किया और उस पर एक जजमेंट दी। उसी अब मुजारी के जब जजमेंट आई तो उस वक्त ये वकला बाइकाट करके बाहर निकल गए। 2 दिन से जज एक ही बात ठीक है आफ्ताब बाजू सर, बहुत शुक्रिया आपका। इसके वकला को बिल्कुल सूट नहीं करता कि बिला वजह अदालतों को धमकाना शुरू कर दें। बात जैसे हो रही थी, मतलब वो ये है कि ये भी देखना चाहिए कि क्या चीफ जस्टिस के पास इतनी डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए कि वो जूनियर जजेस को प्रमोट कर दें और सीनियर जजेस जो हैं वो रह जाएं। इस हवाले से बातचीत तो ज़रूर होनी चाहिए, और मेरे ख्याल में वो बातचीत में जो सुप्रीम इदारा है वो तो हमारी असम्बलियाँ हैं, तो असम्बलियों में ये डिसाइड हो जाएगा, और अगर ज़रूरत पड़ी कोई चेंजेस करने की तो चेंजेस कर दें। और उसके साथ साथ ये है कि सीनियर तरीन जज हमारे जो हैं जस्टिस फायज़ ईसा, तो वो जब खड़े हो गए हैं मतलब आके सामने, और वो ये कह रहे हैं कि भाई हर चीज़ शफाफ अंदाज में होनी चाहिए, तो उनकी भी बात जो है उसमें वजन है काफ़ी ज़्यादा। बिल्कुल, चीज़ों को ट्रांसपेरेंट करके सामने लेकर आना चाहिए, तो चीज़ें मेरे ख्याल से आसानी से सॉर्ट आउट हो जाएंगी। हमने एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, हम वापस आते हैं। कीप वॉचिंग। गुड मॉर्निंग पब्लिक, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सर हम वेलकम बैक से आगे हम सर कंटिन्यू करके आपका तारुफ कराते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। लाइफ में ऐसा हो जाता है कि बस हम फौरी तौर पर आपके सामने आने की जल्दी में होते हैं, तो हमने पूरा 1 घंटा कैसे गुजार लिया, पूरा हफ्ता कैसे गुजार लिया सर। टाइम इज़ रनिंग लाइक अ बुलेट, हमें पता नहीं चलता वक्त कैसे गुजर जाता है। लेकिन लाहौर शहर में मौसम काफ़ी अच्छा हुआ है, लेकिन बारिश खुलकर नहीं हो रही। लेकिन जहाँ पर खुलकर हुई है वहाँ तबाहकारियाँ भी खुलकर हुई हैं। हमेशा हमें पता होता है कि सैलाबज़दा इलाके जो हैं वो कितनी बड़ी तादाद में मुतासर हो सकते हैं, लेकिन उस तरह से हुकूमत की जानिब से, कंसर्न डिपार्टमेंट की जानिब से इंतजाम नहीं किए जाते। लेकिन इस दफ़ा मौसमी तग़य्युराती तब्दीली के बायस सर ये तबाहकारियाँ पहले से कुछ ज़्यादा हैं, ऐसे है सर? हरमीत हमारे साथ मौजूद होंगे, अब हमारे साथी हैं। थोड़े से पहले हिस्से में हमारे साथ मौजूदगी उनकी ज़रा कुछ थोड़ी सी ऐसी लगी, हम गुमशुदगी की रिपोर्ट करवाने लगे थे। हरमीत तुम जहाँ हो आ जाओ, तुम्हें कुछ नहीं कहा जाएगा। Missed you so much. कैसे हैं आप? सुबह बखैर। रघु साहब, जो बारिशों का जिक्र सोहा ने किया, तो यही बारिशों की वजह से हमें, मैं तो सुबह से पहुंचा हूँ, लेकिन यहाँ पे मसला ये था कि लिंक डाउन आवाज नहीं दे रहे, ऑन एयर होना बड़ा मुश्किल था। आवाज दें थोड़ी सी। चले हम बेटे से तारुफ करवाते हैं, मौसमियात के महकमे से ताल्लुक़ रखते हैं। असलम साहब, जनाब मोहम्मद असलम साहब, ये फरमाइए कि पिछले सालों की निस्बत इस साल बारिशें बड़ी तबाहकुन हुई हैं, और बाकी बलूचिस्तान में तो जो तबाही है वो बहुत ही ज़्यादा बड़े पैमाने पे हुई है। अभी तक लोग सैलाब में घिरे हुए हैं, बच्चों की लाशें नज़र आ रही हैं, बेशुमार मतलब लोग परेशानी का शिकार हैं। लेकिन बाकी सूबों में भी सूरत हाल काफ़ी ख़राब है। पंजाब में सराइकी वसेब के इलाके से लोग काफ़ी कह रहे हैं कि हमारे यहाँ बहुत तबाहकारी हुई है। डेरा गाजी खान के इलाके से बहुत ज़्यादा तबाहकारी की आवाज़ें बुलंद हो रही हैं। तो ये क्या वजह है और क्या ये सिलसिला कब तक चलना है अभी? जी थैंक यू वेरी मच। जी बिल्कुल, जैसे महकमा मौसमियात ने कोई 1 जून के फर्स्ट वीक में एक 3 माह के जो हम देते हैं मानसून के फोरकास्ट, उसमें जो एक वाज़े किया गया था कि इस मरतबा मानसून जो मामूल से ज़्यादा होगा, और स्पेशली जो सिंध और बलूचिस्तान के इलाके हैं, इनमें 30 से 40% जो है वो मानसून की रेंज ज़्यादा दी गई थी। तो अभी जैसे आपने कहा कि साउथ पंजाब में बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही हैं, मामूल से बहुत ज़्यादा बारिशें हुई हैं, कराची में बहुत ज़्यादा हुई हैं, इस तरह बलूचिस्तान में काफ़ी हुई हैं। तो अभी आने वाले दिनों में मैं आपको बताता हूँ कि हमने जो फोरकास्ट महकमा मौसमियात ने दी थी उसको 2 हिस्सों में हमने डिवाइड किया। एक तो जब 3 माह की हम फोरकास्ट देते हैं जून जुलाई से 30 सितंबर तक, तो फर्स्ट हाफ जो 1 जुलाई से लेके 15 अगस्त तक इसमें ज़्यादा बारिशें हैं, और जो सेकंड हाफ है उसमें कंपैरेटिवली फर्स्ट हाफ से कम बारिशें हैं। तो अभी जो सिलसिला चल रहा है मानसून एक्टिव फेज़ में, और मुख्तलिफ इलाकों में अभी बारिशें दे रहा है, और लाहौर में भी अच्छी बारिश होगी अगले 24 घंटे में। आइंदा आने वाले 2-4 दिनों में हमें लग रहा है बारिश का फिर सिलसिला एक मतलब हुआ हुआ है। और जी अभी तो जो हमने फोरकास्ट दी थी 31 तारीख तक इस माह की, वो तो हमारी अभी चल रही है। उसके बाद हम इसको दोबारा देखेंगे, और मानसून का भी सिलसिला चल रहा है। सर ये कहिएगा कि सारी सूरत हाल में हमने हमेशा देखा है कि हमें पहले से पता होता है कि ज़्यादा सैलाब भी आ सकता है, हमें प्रिकॉशंस के लिए डिज़ास्टर मैनेजमेंट को भी अलर्ट किया जाता है, तमाम महकमों को अलर्ट किया जाता है। लेकिन इस दफ़ा मौसमियाती तग़य्युराती तब्दीली जो है वो कंपैरेटिवली पिछले कई सालों से ज़्यादा है।
इसकी बहुत सारी वजूहात है। महकमा मौसमियात इस हवाले से क्या रिसर्च कर चुका है, क्या एनालिसिस कर चुका है, किस तरह से अगर आने वाले साल में हमने इसे कैटर करना है तो हम कैसे कर सकते हैं? जी बिल्कुल, जैसे आपने कहा माहौलियाती तब्दीली, ये तो पूरी दुनिया में ग्लोब को जो है डिस्टर्ब कर रही है। जो हमारा पाकिस्तान जो है इनमें से पहले 10 मुल्कों में शामिल है जिसमें ज़्यादा असरअंदाज हम हो रहे हैं। तो हमें जो है, हमने जो अभी आप देखें जो उन इलाकों में मानसून, जैसे बलूचिस्तान के जो इलाके हैं वहाँ पे मानसून पहुँचता ही नहीं था, और कराची में बहुत कम बारिशें होती थी। वो उन इलाकों में भी बारिशें हो रही हैं जहाँ पे पहले बारिशें नहीं होती। तो ये सारे मौसमियाती तब्दीली की वजह से है, और महकमा मौसमियात इस पर बड़ी रिसर्च कर रहा है। और हम पहले जैसे हमने शुरू जून में इनको बता दिया था कि बारिशें ज़्यादा होनी है। अभी जी जी हरमीत को शामिल कर। अच्छा, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? जी बिल्कुल अब आ रही है, क्लियर आ रही है, बोले। अच्छा सर, हमने देखा है कि जुलाई का जो महीना है, नॉर्मली पाकिस्तान में ऐसा होता है कि बारिशें जो है वो 50 मिलीमीटर बारिश जो है वो रिकॉर्ड की जाती है, लेकिन इस बार 2 गुना ज़्यादा हुई, 150 तक पहुंच गई। तो आपको लगता है कि जो आप प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि आने वाला अगस्त का जो महीना में है, तो इसमें भी बारिशों की तादाद इसी तरह तेज़ी से ज़्यादा होगी या थोड़ी बहुत कम हो सकती है? नहीं, देखिए, जो मानसून के जो माह होते हैं वो जुलाई और अगस्त होते हैं जिसमें ज़्यादा बारिशें होती हैं। तो अभी अगस्त में भी काफ़ी बारिशें होगी। जैसे आप कह लें, जैसे लाहौर की मैं अगर मामूल की बारिश बताऊं तो 192 मिलीमीटर, अभी 300 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश लाहौर में हो चुकी है। इस तरह कराची में अगर 53 मिलीमीटर थी जुलाई की, तो 300 मिलीमीटर से ज़्यादा हो चुकी है। तो इसी तरह जो अगर आप पीछे देखें जो 2020 में था, तो कराची में अगस्त में बहुत ज़्यादा बारिशें हुई थी, 300 मिलीमीटर से ज़्यादा। इसलिए अगस्त का महीना तो अभी काफ़ी वेट मंथ है मानसून का। अच्छा, और ये जो अर्बन फ्लडिंग की भी बात हुई थी कि अर्बन फ्लडिंग हो सकती है, इसका मतलब आने वाले दिनों में अभी ये कंटिन्यू करेगा, चलता रहेगा सिलसिला अर्बन फ्लडिंग का? जी बिल्कुल, अभी जैसे हम लाहौर में भी आज और अगले 24 घंटे में कह रहे हैं, इसमें भी अर्बन फ्लडिंग होंगी। और जो मुख्तलिफ इलाके हैं पंजाब के, जैसे रावलपिंडी, इस्लामाबाद, गुजरांवाला, सियालकोट, इस तरह के इन सिटीज़ में भी अर्बन फ्लडिंग का ख़तरा अभी है। अच्छा, अब ये फरमाइए कि ये जो इलाके हैं सराइकी के, हमारे सराइकी वसेब के, जिसके बारे में कहते हैं साउथ पंजाब के, वहाँ की भी प्रेडिक्शन यही है कि वहाँ पे भी और ज़रा बारिश है। ये जो सैलाबी रेले पहले चले हैं, उन्होंने बस्तियाँ उजाड़ दी हैं, तो अभी तक तो वही सेटल नहीं हुए, तो उस मामले में क्या कह रहे हैं आप? अभी जैसे मैंने कहा, अभी जो मानसून है अभी एक्टिव फेज़ में है, और उस तरफ भी अभी काफ़ी बारिशें एक्सपेक्टेड है। अभी जैसे जो कश्मीर वगैरह में जब बारिशें होंगी तो हमारे जो रिवर्स हैं उनमें भी फ्लड आ सकता है। जैसे कल चनाब में, दरिया चनाब में मराला पे काफ़ी हाई लेवल का फ्लड था, और हमारा फ्लड फोरकास्टिंग डिवीज़न लाहौर है, उसने एक वार्निंग भी इशू की थी जो आज तक है। तो इसमें काफ़ी अभी मानसून अभी काफ़ी इसमें बारिशें होंगी। तो कितना स्पेल जो है वो मज़ीद भी आ सकता है? बिकॉज हम तो प्रेडिक्शन कर रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से लाहौर शहर में ख़ासतौर पर हम देख रहे हैं कि मौसम काफ़ी इस तरह का होता है कि बारिश होनी है और मूसलाधार होनी है, लेकिन उस तरह से स्पेल यहाँ नहीं आ रहा। लेकिन जिन इलाकों में हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, जैसे आपने कराची का जिक्र किया, बलूचिस्तान का जिक्र किया, जहाँ मानसून इस तरह से नहीं पहुँचता था जिस तरह से अब हमने इस साल में देखा है, तो अभी लाहौर शहर के बारे में इस तरह से कैसे प्रोडिक्शन की जा रही है? बिकॉज लाहौर को भी हमने हमेशा इस सूरत हाल में नशीबी इलाकों को डूबते हुए देखा है। ठीक है, अभी जो हमारी प्रेडिक्शन, जो अगर मैं 24 आवर्स की कल की जो हमारी इशू है उसमें लाहौर के लिए जो है वो काफ़ी मूसलाधार बारिश है, और इसमें अर्बन फ्लड भी हो सकती है। कल के दिन के लिए नहीं, सैटरडे, जी नेक्स्ट 24 आवर्स, नेक्स्ट 24 घंटे में मूसलाधार बारिश है लाहौर की। लाहौर में, ये लाहौर वालों को बता दें मूसलाधार बारिश आ रही है, और इस्लामाबाद में भी मेरे ख्याल में शायद इसी तरह की जी इसी तरह की सूरत हाल, बल्कि 2-3 दिन पहले उधर तो बड़ी सूरत हाल बड़ी ख़राब हो गई थी जब बहुत ज़्यादा बारिशें हुई थी। आज से 2-3 तबाही मचा दी थी रावलपिंडी में और इन इलाकों में। जी हरमीत। हाँ सर, जिस तरह आप जिक्र कर रहे हैं कि जाहिर बात है कि क्लाइमेट चेंजेस के हवाले से मैं कुछ वीडियो देख रहा था, तो कतर के हवाले से तो पूरा एयरपोर्ट जो है वो एयरपोर्ट के आसपास के जो इलाके वो डूब गए। तो क्लाइमेट चेंजेस के असरात पाकिस्तान पे तो बहुत ज़्यादा, और बारिशों की का भी आप जिक्र करें कि बारिशों की तादाद अब बढ़ेगी, मजीद बढ़ेगी। लेकिन ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि जो आने वाली सर्दियाँ हैं वो भी इंतहाई सख्त होंगी। क्या इस वक्त इस किस्म की प्रोडक्शन भी आ रही है सर? क्या आपका क्या इस पर मौक़िफ़ है?
जी देखें, अभी तो मानसून चल रहा है, अभी सर्दियों की प्रेडिक्शन के बहुत ज़्यादा होगी, जब बहुत शदीद होगी अभी तक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये वेदर सिस्टम जब मानसून ख़त्म होने के करीब होगा तो फिर हम प्रेडिक्शन देंगे अगले सर्दियाँ कैसी होगी। सर मौसम जैसा भी हो, वो गर्मी हो सर्दी हो बाहर का, और पाकिस्तान तो इस लिहाज से बड़ा ब्लेस्ड मुल्क है कि हमें हर किस्म का मौसम देखने के लिए मिलता है। लेकिन पहले हर किस्म का मौसम जो हम देखते होते थे वो एक नॉर्मल कंडीशन में होता था। अब हरमीत के सवाल करने का मकसद ये था कि इंटेंसिटी हर चीज़ की ज़्यादा हो गई है। सर्दी है तो वो एक्सट्रीम पे है, गर्मी है तो इस दफ़ा तो जो गर्मी पड़ी जिसकी वजह से हमारी बड़ी तादाद में फसलें तबाह हुई हैं, और फिर मानसून का स्पेल जो आगे चला गया बारिशें ना होने की वजह से या गर्मी ज़्यादा होने की वजह से बहुत ज़्यादा तबाहकारियाँ हमने सैलाब के अलावा भी देखी हैं। तो मौसम महकमा मौसमियात इस हवाले से क्या कहता है, क्या चीज़ें इस वक्त इस तरह से है कि ये चीज़ें डिले हो रही हैं या मौसम जो है उसका टाइम पीरियड चेंज होता जा रहा है? देखिए, जैसे आपने कहा कि इस मरतबा गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ी है, तो आप दूसरे लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं कि जो ज़्यादा गर्मी की ज़्यादा बारिशें होने की एक वजह जो मानसून है, एक्टिव मानसून, उसकी एक रीज़न वो भी है कि इस मरतबा जो इतनी ज़्यादा गर्मी पाकिस्तान में पड़ी है। तो यही तो इसमें क्लाइमेट चेंज है कि शिद्दत इसमें आ गई है। जैसे अगर अभी आप एक रिपोर्ट पढ़ें, IPCC एक अदारा इंटरनेशनल, उसमें उसने एशिया के लिए स्पेशली कहा कि जो इसमें फ्लड्स ज़्यादा आएंगे, मानसून की बारिशें ज़्यादा होंगी, हीट वेव्स आएंगी, तो ये फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। ये ग्लोब के साथ हम चल रहे हैं और महकमा मौसमियात अपनी जो जिम्मेदारियाँ बड़ी अच्छे तरीके से निभा रहा है और अर्ली वार्निंग सिस्टम्स हैं हमारे, हम पहले ही मुख्तलिफ अदारों को जो आगाह कर देते हैं। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया मोहम्मद असलम साहब। अच्छा सर, ये बताइए कि जिस तरह एक छोटा सवाल और ले लेते हैं। जी हरमीत, कंटिन्यू करें। जी मैं बस यही पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि जो तबाहकारियाँ हम देख रहे हैं टेलीविजन की स्क्रीन पर, सोशल मीडिया पर, और बढ़ती जा रही हैं, क्या आपको लगता है कि अगस्त का ये महीना जो स्पेल आप बता रहे हैं, तो उसी में भी इसी तरह फ्लड जो है, इसी तरह तबाहकारियों का सिलसिला जारी होगा, और जिस तरह हम देख रहे हैं कि मुतासरा इलाके मजीद मुतासर हो रहे हैं, वहाँ पे फ्लड जो है मजीद ज़्यादा से ज़्यादा, और अब लसबेला के इलाका तो राब्ता ही मुनक़ते हो गया उसका? जी बिल्कुल, अभी आने वाले टाइम में जैसे अगस्त का महीना भी एक्टिव महीना होता है मानसून का, इसमें काफ़ी बारिशें एक्सपेक्टेड है। जैसे आपने जिक्र किया बलूचिस्तान या सिंध में बारिशें हो सकती हैं। एक चीज़ मैं ऐड कर दूँ, अभी रिवराइन फ्लडिंग जो होनी है, जो दरियाओं की, अभी जैसे कश्मीर में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आने वाले दिनों में बारिशें होगी। तो ये जो हमारे जो मेन जो दरिया हैं जैसे चिनाब है, मंगला, इस तरह के, तो इनमें अभी रिवराइन फ्लडिंग भी आनी है। तो जैसे हमारे डैम्स है, तकरीबन तरबेला डैम तकरीबन भर चुका है, उसमें कोई 26 फीट रह गया। इस तरह मंगला भी, उसका वो भी काफ़ी लेवल रोज़ बरोज़ बढ़ रहा है। तो हमारे जो है इसमें पानी की कमी भी काफ़ी हद तक पूरी हो जाएगी। ठीक है, बड़ी मैं बहुत शुक्रिया आपका। सूरत हाल यहाँ भी परेशान कुन है। एक लिहाज से देखा जाए तो फ्लडिंग की बात हो रही है, अर्बन फ्लडिंग की बात हो रही है और दरियाओं की फ्लडिंग की बात हो रही है। अपना ख्याल रखिए, अपने अगर आप मुंसलिक इलाकों में रहते हैं तो अपने लिए हिफाजी तदाबीर कीजिए। और हुकूमत से भी यही दरख्वास्त है कि आइंदा आने वाले सालों में लगता है ट्रेंड यही रहना है अब मौसमों का, तो उसके मुताबिक लोगों को गाइड भी करना चाहिए, फसलों के हवाले से भी गाइड करना चाहिए। किसान के लिए बहुत ज़्यादा एक गाइडेंस का होना चाहिए और साइंटिफिक रिसर्च होनी चाहिए कि किस तरीके से वो अपनी फसलों को मौसमियाती तब्दीलियों के मुताबिक अब एडजस्ट करें। हमने एक छोटी सी ब्रेक लेनी है सर। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, और एक अच्छी डिस्कशन आपसे रही। हम वापस आते हैं, आप देखते रहिए ये प्रोग्राम जिसे हम कहते हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक। पैकेज दिखाना है, पैकेज जो दिखाना है वो दोबारा से हमने, आजकल हमारे पूरे प्रोग्राम में सर सवाद के बड़े पैकेज हो रहे हैं। हाँ। मतलब सवाद के कॉरेस्पॉन्डेंट बड़े एक्टिव, और सर वो तो बोलते बड़ा अच्छा है। हरमीत, आपको याद है लास्ट टाइम जो सवाद का पैकेज हमने दिखाया था, वो जिस तरह से डिस्क्राइब कर रहे थे उस पार्क को, वो हमें बड़ा म्यूज कर रहा था। तो एक और पैकेज उन्होंने बनाया है, जरा आप देख के वापस आए और फिर हम शो को कंटिन्यू करते हैं। कहते हैं कि इस दुनिया में कोई जन्नत का टुकड़ा है तो वो है सवात। 5337 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ इस हसीन वादी में कुदरत के बेशुमार दिलफरेब नज़ारे मौजूद है, जिसके देखने के लिए सयाहों की आमदोरफ्त में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। हमारा यहाँ पे एक प्लान बना था कि हम लोग साथ आएंगे, विजिट करेंगे, नज़ारे देखेंगे, और यह नहायत बेहतरीन जगह है। यहाँ के नज़ारे बड़े दिलकश हैं और बड़ी अच्छी सीनरी है। और जितने भी मेरे दोस्त हैं, जितने भी ये पाकिस्तान के रहने वाले हैं, मैं सबको यही दावत देना चाहूँगा कि वो सवात आके ज़रूर यहाँ पे विज़िट करें। सवात के खूबसूरत मकामात में कालाम बहरीन मरकज़ा तो ज़माना कदीम से अपनी खैरत अंगेज़ वादियों की वजह से मशहूर है,
लेकिन इसके अलावा गबीन जब्बा और संगर कलील की वादी ने अपनी खूबसूरती के जाल में सयाहों को पंसाया है। कि अल्लाह ने हमें एक बहुत बड़ी नेमत से नवाजा है। जैसा कि आपको पता होगा कि स्वात को एशिया का स्विट्ज़रलैंड भी कहा जाता है, लेकिन गवर्नमेंट से मेरी एक मुतालबा है कि वो यहाँ पर टूरिस्ट स्पॉट्स बनाए ताकि आने वाले मेहमान यहाँ पर खूब इंजॉय कर सके। सवात के फलकबोज पहाड़, गुनगुनाते आबशार, गीत गाते चश्मे और लहकती महकती वादियाँ सयाहों को अपनी तरफ खींच लाती है। अजीम मुसव्विर का अजीम शाहकार। अगर आप भी दिल से पाकिस्तान देखना चाहते हैं तो एक बार सवात जरूर आइए। कैमरामैन अजब खान के साथ समद अंजुम, पब्लिक न्यूज़, सवात। हरमीत, आपको जाके इनसे जरूर मिलना चाहिए। हाँ, क्या बात है। एक बोर्ड मुझे याद है पूरे शुमाली इलाका जात के विजिट के दौरान नॉर्दर्न एरियाज में, जब हम सवात में एंटर होने लगे तो लिखा स्विट्जरलैंड ऑफ पाकिस्तान सवात, वो बोर्ड मुझे याद है। ठीक है, इतनी ग्रीनरी मैं भी गया हूँ। और हरमीत आखिरी कमेंट्स आपके सवात की खूबसूरती के बारे में। साहब, ये बात जो इन्होंने की ना कि सवात स्विट्जरलैंड है, इसमें कोई शक नहीं है कि ऐसी पहाड़ियां हैं। हालांकि स्विट्जरलैंड आप ज़्यादा रहे, आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं, लेकिन यहाँ पे कुदरती वो मनाजिर वो आपको इतना अट्रैक्ट करते हैं अपनी ओर। और वहाँ पे ये जो बुलंद-ओ-बाल पहाड़ियाँ हैं, और सबसे बड़ा मसला ये है कि वहाँ तक अभी हम बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ तक पहुँचना जो है वो गाड़ी के थ्रू तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन आपको पैदल जाना पड़ता है 4 और 5 और 6 घंटे की मुसाफिर तय करने के बाद। तो ऐसे बहुत सारे इलाके हैं, अगर मेरे ख्याल में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हो जाए, वहाँ का रोड का सिस्टम ठीक हो जाए, निज़ाम सेट हो जाए, तो जो टूरिस्ट ज़्यादा कराची, लाहौर और इन इलाकों से आते हैं तो उनको वहाँ पे अगर वो जाएंगे तो बाकी दीगर इलाके जो है वो भूल जाएंगे। और दूसरी बड़ी बात है कि आपको मरी और इन इलाकों से ज़्यादा सस्ती चीज़ें, सस्ते होटल जो है वो ज़्यादा मुहैया वहाँ पे है। पाकिस्तान के टूरिस्ट के अलावा स्विट्जरलैंड से अगर कोई आए तो वो टूरिस्ट भी पाकिस्तान का स्विट्जरलैंड जरूर देखे। ऑल्दो वीकेंड है, आप प्लान कर सकते, शॉर्ट ट्रिप आप जाएं, लेकिन आजकल चूंकि मानसून है तो एहतियात भी करनी है कि बारिशें हो रही हैं तो कहीं किसी नुकसान से आपको दो चार ना होना पड़े। तो वीकेंड अच्छा से मनाएं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी मंडे को। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हम तीनों को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।